किसी अपने की याद। बुआ की मृत्यु के साल भर बाद उनके घर जाने का प्रोग्राम बना। फूफा जी तो पहले ही नहीं थे और अब बुआ के ना रहने से जाने का मन ही नहीं होता था। अभी कुछ दिन पहले बड़े भैया से बात हुई तो कहने लगे, आजा बिट्टो, मम्मी पापा नहीं हैं तो अपने दोनों भाइयों से मिलने आजा। आऊँगी भाई, ज़रूर आऊँगी, कहकर फ़ोन रख दिया। विनय ऑफिस से आए तो कहने लगे कि सोमवार को दिल्ली जाना पड़ेगा। इस बार भी वही मीटिंग है। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। शायद यही कहावत इस समय मुझ पर सार्थक हो गई। झट से बोली, मैं साथ चलूँगी। दोनों बच्चे हॉस्टल में हैं तो यहाँ लखनऊ में अकेली रहकर क्या करूँगी। विनय एकदम बोले, भला इससे अच्छी बात क्या होगी। मुझे भी शाम को अकेलापन नहीं महसूस होगा। खैर, जाने का दिन आ गया और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। होटल पहुंचकर नहा धोकर तैयार होकर विनय मुझे बुआ के यहाँ छोड़ते हुए मीटिंग के लिए निकल गए। बुआ के ना रहने से एक अलग सा खालीपन महसूस हो रहा था। जिस कुर्सी व पलंग पर अधिकतर बैठी मिलती थी, उधर देखकर अब उनके ना होने का एहसास हो रहा था। हमारे बीच उनका ना होना उनकी कमी बहुत खल रही थी। वैसे भाई व भाभी अपनी तरफ से कोशिश में लगे थे कि मैं बुआ की ज़्यादा कमी महसूस ना करूं। चाय नाश्ता खिलाने के अलावा बातचीत भी करते रहे, परंतु बुआ तो पल पल में याद आ रही थी। यहाँ तक कि घर का कोना कोना उनके होने का एहसास देता हुआ बारंबार उनकी याद दिला रहा था। बुआ बेहद सफाई प्रिय थी, इसलिए बिखरे अव्यवस्थित घर को देखकर उनकी आवाज़ कानों में गूंज रही थी। कितना फैला रखा है घर, लाओ मैं ही ठीक कर दूं। एकाएक मन बुआ के जुड़े अतीत की यादों में जाने लगा। उन्हीं यादों में खो गया। इतने परिजनों के होते हुए भी घर का सामान अव्यवस्थित न रहता। बुआ हाथ में कपड़ा पकड़ झाड़ पोंछ करती रहती, साथ ही इधर उधर बिखरा सामान भी सही से रखती जाती। सुबह से शाम घर में अनगिनत काम करती, कभी थकान को अपने ऊपर हावी न होने देती। सुबह दोनों बहुओं के रसोई में आने से पहले ही दूध उबालने से लेकर पानी भरने तक का काम अकेली कर लेती। यहाँ तक कि नाश्ते में क्या बनेगा यह मालूम हो तो उसकी तैयारी भी कर देती। जब भी बुआ से बात करने को फ़ोन लगाओ, किसी न किसी काम में व्यस्त ही मिलती। कभी समझाती कि इतना काम मत किया करो तो झट से कहती, बिटिया जब तक हाथ पैर साथ दे रहे हैं कर रही हूँ, बाद में तो बैठना ही है। बुआ बात ही ऐसी कह देती कि मेरे पास कोई जवाब न होता और चुप हो जाती। अक्सर फ़ोन पे बातें होती रहती। पिछले साल एकाएक बुआ कहने लगी, बिटिया आके मिल जा, पता नहीं कितने दिन की ज़िंदगी बची है, हो सके तो आ जा। मेरा भी मन मिलने का हो रहा था। यह जैसे ही विनय को मालूम हुआ तो उन्होंने मुझसे बताकर टिकट करा लिए, क्योंकि उनके ऑफिस की मीटिंग दिल्ली में थी। दिल्ली पहुंच जब बुआ से मिलने गई तो उन्होंने वापस होटल जाने ही ना दिया। जिद कर हम दोनों को घर में रुकवा लिया। बुआ के पास ठहर कर अच्छा ही किया, उनका साथ जो मिल रहा था। बुआ सुबह से शाम कुछ न कुछ काम में ही लगी रहती। कई दफ़ा सोचती बुआ से, आधी उम्र होने के बावजूद मैं इतना काम नहीं कर सकती जितना वे कर लेती हैं, और चेहरे पर जरा शिकन नहीं आने देती। दोपहर में हम दोनों लेटे हुए बातें कर रहे थे, तभी भैया का बेटा आकर कहने लगा, दादी बेसन का हलवा खाने का मन हो रहा है, बना दो। हाँ बुआ, अभी बनाती हूँ। दिल हुआ कि कह दूँ, थोड़ी देर तो आराम कर लो, पर कह ना सकी। बुआ झट से उठी,
और हलवा बनाने में लग गई। बुआ काफ़ी देर तक न आई तो किचन में देखने गई। देखकर दंग रह गई। वे अब हलवा बनाने के बाद बेसन भूनने में लगी थी। ये क्या कर रही हो बुआ? पूछा तो कहने लगी, मैंने सोचा क्यों न लगे हाथ बेसन के लड्डू भी बना लूं। जरा सी देर लगेगी और सब खा लेंगे। खैर यह सब निपटाते निपटाते शाम हो गई। फिर रात के खाने के लिए बड़ी भाभी सब्जी काटने को दे गई। बेटी दामाद आए हैं सोचकर बुआ ने 2-4 चीज़ें ज़्यादा ही खाने की तैयार कर दी। उनका मन तो सबके लिए ऐसा था, जाने क्या कर दें, क्या खिला दें। उन्हें लगता कि जिसके लिए जितना कर सकती हैं करती रहें। खैर अगले दिन भी वही हाल बुआ का दिखा। जरा सी देर आराम या खुद को समय न देते हुए काम ही काम। कभी किचन में जाकर बच्चों की पसंद का कुछ बनाने लगती, तो कभी फैले हुए सामान को ठीक ठाक करती रहती। कहने का तात्पर्य है कि इस उम्र में जब बैठकर खाने के दिन है, तब भी घर में काम ही करते रहना तथा इन सब चक्करों में वे 2 वक्त ढंग से खाना पीना भी नहीं। आज रात को तो वापस जाना ही था। शाम को जैसे ही बुआ चाय पीकर उठने लगी, मैंने हाथ पकड़कर कहा, कुछ देर संग बैठो, फिर तो चली ही जाऊंगी। हाँ मेरी बिटिया, बेटी को तो वापस जाना ही पड़ता है, पर तू अभी से जाने का नाम मत ले। बस रात का खाना और थोड़ी सी पूरियाँ रास्ते के लिए बनाकर रख दूँ, फिर तेरे साथ बैठ जी भर कर बातें करूँगी। रास्ते के लिए खाने की ज़रूरत नहीं थी। मना भी करती तो वे मानने वाली कहाँ थी। यही सोच कुछ न बोली। अब बुआ तुम्हारे संग बैठने का दिल हो रहा है तो पूरी बेल दो, मैं सेकती जाऊंगी। शायद पास रहकर बात करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलता। इधर उधर की बात कर पूछ ही लिया, बुआ ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पास तो 2 घड़ी चैन से बैठने का, कुछ अपने लिए सोचने समझने का समय ही नहीं है। सारा दिन घर व घर वालों के लिए भागदौड़ करती रहती हो। अपनी उम्र का सोच, अपने शरीर का जरा ध्यान नहीं रखती हो। क्यों आखिर क्यों बुआ? 2 दिन हो गए मुझे देखते हुए। स्वयं के लिए 2 मिनट का समय नहीं है। बहुआं पोते पोतियों से भरा पूरा परिवार होने के बावजूद घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है। अब तो साफ सफाई से लेकर सभी के खाने की चिंताओं से अपने को मुक्त कर लो। सारी उम्र अपने फ़र्ज निभाए हैं, अब बस भी करो। सोचो कब तक करती रहोगी? बहुत हुआ, अब नहीं और नहीं। आपको पहले पत्रिकाएं या मैगजीन पढ़ने का कितना शौक़ हुआ करता था। हर महीने पढ़ने के वास्ते मंगवाया करती थी। और तो और आप लिखा भी करती थी, जो प्रकाशित भी होता था। आपको किस बात की कमी है? फूफा जी की इतनी पेंशन तो आ ही जाती है कि अपनी ज़रूरत के खर्चे पूरे हो सकें। बुआ अपने लिए भी जियो, बल्कि ज़िंदगी के इस मोड़ पर खुद के लिए अधिक जियो। क्वालिटी टाइम निकालो, घर और बच्चों को भी देखो, पर जितना फ़र्ज है बाकी औरों पर छोड़ दो। यकीन मानो बुआ, सब काम होते ही हैं। यदि कोई करने वाला परिवार का ही मिल जाए तो बाकी सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों से बेफिक्र होने लगते हैं, अनजान बने रहना चाहते हैं। आपको अपनी इस बेटी के प्यार का मान रखने के लिए खुद पर ध्यान देना होगा।
दोबारा मैगजीन पढ़ना व लिखना शुरू करोगी। मेरी बात सुनते सुनते बुआ भरे गले से कहने लगी, हाँ बेटी, जैसा तूने बताया समझाया, ध्यान रखते हुए ऐसा ही करने की कोशिश करूँगी। ज़रूर अपना ध्यान रखूँगी मेरी बिट्टू। और इतना कहते हुए बुआ ने सीने से चिपटा लिया। मैं भी छोटी बच्ची की तरह लिपट गई। कुछ देर हम दोनों ऐसे ही बैठे रहे, यही सोच जाने अब कब मिलना होगा, कब ये क्षण नसीब होंगे। तभी वापस लौट आए विनय की आवाज़ से मेरी तंगड़ा भंग हुई। वापस चलना है भाई, तैयार हो ना। चेतना में वापस आई तो बुआ की पलंग की चादर को हाथ में पकड़ अपने सीने से ऐसे लगा रखा था मानो बुआ को पकड़ रखा हो। उन्हीं का साक्षात स्पर्श महसूस कर रही हूँ। थोड़ी देर में चलते हैं कहकर सारे घर पर नज़र डाली। मन ही मन बुदबुदाई, जा रही हूँ बुआ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। यहाँ हर जगह तुम ही दिखाई दे रही हो, यहाँ तक कि बेजान चीज़ों तक में तुम्हारी छाया, तुम्हारा ही ध्यान बना हुआ है। पर एक बात मेरा दिल बार बार कह रहा है कि जो दिन भर के काम तुम्हारे सामने होते थे अब भी हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। घर जैसा है ठीक है, कौन सा नुमाइश लगानी है या म्यूजियम बनाकर रहना है। आज सभी पारिवारिक सदस्यों की इस सोच से भी अवगत हुई। और हाँ, अब ना तो किसी को घर का बना नाश्ता या लड्डू चाहिए, ना ही मौसम के अनुसार खाने को पकवान चाहिए। काश मेरी स्नेह दिल बुआ तुम समय रहते ये समझ गई होती। तुम्हारे इतना काम करने या ना करने का तुम्हारे बच्चों अथवा परिजनों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ना ही पड़ेगा। 100% सच्चाई है कि किसी के चले जाने से किसी के जीवन में ज़्यादा फर्क नहीं आता। अपना जीवन जैसे बिताना चाहते हैं बिता ही लेते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से गुजार लेते हैं। देखो ना बुआ, अब तुम नहीं हो फिर भी दैनिक कार्य हो ही रहे हैं। सब मन माफिक ज़िंदगी जी रहे हैं। तुम्हें सबकी इतनी फिक्र ना होती तो खुद के लिए समय निकाल अपने लिखने के शौक़ को आगे बढ़ाती, अपनी एक अलग ही पहचान बना दुनिया से विदा होती। परंतु बुआ, आपने हम सब के लिए हमेशा अच्छे से अच्छा सोचा। वतन मन धन से जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें किया। हमारा सौभाग्य है कि आप जैसी माँ का सानिध्य और आशीर्वाद हमारे साथ रहा। आपका स्नेहपूर्ण हाथ सदा सिर पर रहा। आपको हम सभी की ओर से सत सत नमन। मेरी प्यारी आदरणीय बुआ, आपसे एक प्रार्थना है, आप जहाँ भी रहो वहाँ कुछ समय अपने लिए अवश्य निकालना। ज़रूरत के अनुसार जिम्मेदारी निभाते हुए खुद के लिए वक्त रखना तथा अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीना बुआ। आपका आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार साथ लेकर चलती हूँ। प्रणाम बुआ। एक बार फिर पलंग की चादर को पकड़ बुआ का स्पर्श महसूस करते हुए सबसे मिलते रहने का वादा कर विनय के साथ होटल की ओर चल दी। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।